तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोग पिछले क्लास। हाँ विकी सर, हाँ वो थोड़ा बोर्ड का ऊपर मैंने कैमरे का ऊपर चला गया लेकर रिटर्न आपका। क्या कैमरा के ऊपर चला गया? लड़का लोग को आप जो लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा 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 अच्छा। चलो हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पिछले क्लास हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात की। आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स में क्या किया गया, बेरिलियम शीट पर, जैसे ये बेरिलियम का एक थिन शीट था, ये बेरिलियम का थिन शीट है। इस पर क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया तो क्या हुआ, यहां से कुछ न्यूट्रॉन निकला। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स निकला। ये रिएक्शंस में भी ध्यान रखना है। ये बेरिलियम प्लस इस पर अल्फा पार्टिकल को हम इस तरह से तो रिप्रेजेंट करते आपका तो बहुत ही छोटा दिख रहा है। हैं। अच्छा, छोटा दिख रहा है।
अब सही दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो इसको लिख लो एक बार। हम लोग क्या किए, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराए। ये अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराएं तो क्या बना, कार्बन बना, और प्लस इसके साथ क्या निकला, न्यूट्रॉन्स निकला। यही आपको ध्यान रखना है, कार्बन निकला, कार्बन प्लस न्यूट्रॉन्स, इसी को हम लोग न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स बोला जाता है। तो यही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर उसके बाद देखो एटॉमिक मॉडल्स है। तो एटॉमिक मॉडल मैं होप करता हूँ आप पढ़ोगे, एटॉमिक मॉडल जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है। हम मेन जो इस टॉपिक पे पढ़ना है वहां से शुरू कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस चैप्टर से मेनली 11 सर वो क्लास से नहीं ये दिख रहा। ऊपर नहीं दिख रहा है, चलो अब यहाँ दिख रहा है ना, इलेक्ट्रो हाँ सर। मैग्नेटिक वेव, वेव या इसको रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। तो ये क्या होते हैं ना, जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ उसको समझिए। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये है मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो बना रहा हूँ ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस क्या, ये प्लेन के बाहर, ये जेड एक्सिस। तो ये इसके दिस, सॉरी ये यहाँ पर गलत, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन ऑफ वेव। और ये क्या है, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मूव करते हैं, जैसे देखिए ये वेव ऐसे मूव कर रहा था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये जो दिखा रहा हूँ ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट। ये यहाँ पर जो बनाकर दिखा रहा हूँ, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड।
ये ऐसा कोडिंग मूवमेंट है, मतलब ऐसा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसा समझो कि ये चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है, ब्लैक बोर्ड के बाहर, ब्लैक बोर्ड के अंदर, अंदर बाहर, ये इस एक्सिस पर ये अंदर बाहर चल रहा है, दैट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो वेव है ये इस बोर्ड के ऊपर चल रहा है। ऐसा बोला जाता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगा, तीनों एक सब आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। इसको बनाइए और उसके बाद लिख लीजिए ये जो लिखा रहा हूं। हेडिंग क्या दे सर? लिखा हुआ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा हुआ है, उसको उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिए। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड and directions of propagation of wave, electric field comma magnetic field and direction of propagation of wave and direction of propagation of wave are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other. नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, सर फिर से बोलिएगा सर। फिर से लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and direction of propagation of wave and direction of propagation of wave are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, electromagnetic wave do not require any medium, do not require any medium, electromagnetic wave do not require any medium for its propagation, for its propagations do not require any medium for its propagations. लिख लिए, लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद आगे देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखना। उसके बाद लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है, दैट वन इज वेवलेंथ, जिसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं।
तो ये क्या होता है, जल्दी से लिख लीजिए, वेवलेंथ क्या होता है। लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव distance between two consecutive distance between two consecutive crest or trough, distance between two consecutive crest or trough, क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर समझिए। जैसे ये वेव है, ऐसे मूव कर रहा है, ये जो ऊपर वाला पीक पॉइंट आपको दिखाई देता है ना, इसको हम लोग क्रेस्ट बोला करते हैं, क्रेस्ट। और नीचे वाला जो पीक पॉइंट दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, ट्रफ बोला करते हैं। ये सब ट्रफ है। तो क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, इसको भी हम वेवलेंथ बोले। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ आर कॉल्ड वेवलेंथ। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ? मेन यूनिट क्या होता है इसका, मीटर मीटर। होता है, मीटर। इसके अलावा कुछ ध्यान रखना यहाँ पर बच्चे, ये कन्वर्जेंस क्वेश्चन जैसे रहेगा ना, तो वहां पर मीटर में नहीं रहेगा, एंगस्ट्रॉन में रहेगा, नैनोमीटर्स में रहेगा, पिकोमीटर्स में रहेगा। तो ये सब में रिलेशंस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉन इज हाउ मच मीटर्स, बताओ। 10 to the power minus 10. 10 10 to to the the power power minus minus 10. 10 रेशो माइनस 10, 10 रेशो माइनस 10 मीटर, ये ध्यान रखना। जैसे 1 पिकोमीटर इज हाउ मच मीटर, तो 10 रेशो माइनस minus 12. हाँ बिल्कुल। इसी तरह 1 नैनोमीटर इज हाउ मच मीटर, 10 to the power minus 9. minus 9. 10 रेशो माइनस 9 मीटर। इसी तरह और होता है फर्मी मीटर, होता है एफएम, 10 to the power minus 10 15. to the power minus 15. हाँ, फेंटोमीटर, फर्मी मीटर नहीं, इसको फेंटोमीटर बोलते हैं, दैट इज 10 रेशो माइनस 15 मीटर, फेंटोमीटर। हो गया ना सर। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर इज हाउ मच एंगस्ट्रॉम, ये भी बार बार काम आएगा। यहाँ से दोनों कोरिलेट करके बताओ। ये देखो, हाँ, तो ये 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये भी ध्यान रखना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये दोनों में कोरिलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ से रिलेटेड बातें हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना है, दैट वन इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इसको डिफाइन कर लीजिए, इट इज द नंबर ऑफ वेव, इट इज द नंबर ऑफ वेव passing through a point, it is the number of wave passing through a point in 1 second, in 1 second. It is the number of waves passing through a point in 1 second. It is the number of waves passing through a point in 1 second.
हाँ, तो इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसका यूनिट ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, और हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज, पर सेकेंड और हर्ट्ज। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज स्पीड, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, देखो, न्यू इंटू वेवलेंथ। इसका यूनिट मैं बताया हूं, इसका यूनिट क्या होता है, दैट इज, ये क्या है, पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या होता है, इन जनरल मीटर होता है। और हम जानते हैं स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ वेव इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये जो स्पीड ऑफ वेव होता है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है ये पता होगा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो स्पीड ऑफ वेव होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को आपको पता है कि हम लोग क्या c से डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू दिस। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इसके जगह पर जो स्पीड ऑफ लाइट है ये c के इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ। यहां से ये रिलेशन ध्यान रखना है, वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन वेवलेंथ, ये बातें ध्यान रखना है। अगर किसी वेव का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम उसका वेवलेंथ होगा, इनवर्सली रिलेटेड है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो स्पीड ऑफ वेव, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखिए आप, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव नंबर। वेव नंबर, इसको हम न्यू वार से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जैसा साइन बनाए थे उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये क्या होता है, लिखिए, इसको डिफाइन कर लीजिए। लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, इट इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना वेव बन रहा है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। और वेव नंबर ध्यान रखिएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, 1 अपॉन वेवलेंथ। वेव नंबर इज 1 अपॉन वेवलेंथ। So now it is a number of wave per unit length. हाँ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एक गिवन लेंथ में कितना वेव बन रहा है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। एक सेकेंड में एक पॉइंट पर कितना वेव पास हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इन 1 सेकेंड एट एनी पॉइंट हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। Frequency. और हाँ, फ्रीक्वेंसी। और एक गिवन लेंथ में कितना वेव बन रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे वेव नंबर, दैट इज 1 अपॉन वेवलेंथ। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ,
दैट इज हम बोल सकते हैं पर मीटर। पर मीटर, इसका यूनिट मीटर होता है तो पर मीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा ये कॉस्मिक रेज होता है। कॉस्मिक रेज ना, हाँ कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज इसका जो होता है ना, इसका फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है मैक्सिमम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मिक रेज के बाद है दैट वन इज गामा अल्ट्रावायलेट ना, हाँ एक्स रेज। एक्स रेज ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज या इसको यूवी रेज भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट वन इज विजिबल रेज। विजिबल रेज, ये भी ध्यान रखना, विजिबल रेज का जो वेवलेंथ होता है दैट वन इज 400 टू 750 नैनोमीटर, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट विजिबल रेज के बाद जो आता है दैट वन इज माइक्रोवेव साइड, नहीं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, और लास्ट में जो होता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ चल रहे हैं, तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। ये जो एरो लगाया हूं, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इसका मिनिमम होगा। और इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा और वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। लिख लिए? हाँ सर। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दैट वन इज, उसके बाद लिखो आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहले स्टेटमेंट लिखिए आप। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलना चाहता है, लिखिए।
light does not emit energy. Light does not emit energy continuously. Light does not emit energy continuously. Light does not emit energy continuously. Comma. It emit energy in form of in the form of small packets. It emits energy in the form of small packets. Small packets, ब्रैकेट में लिख लेना, in discrete manner. तो प्लैंक्स का क्या कहना था कि लाइट कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करता है, ये क्या करता है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। जैसे मैं समझाना चाहूँ, देखो लाइट का कोई भी, जैसे लाइट है ना, इसका डुअल नेचर्स है, एक बोलते हैं वेव नेचर्स है और दूसरा पार्टिकल्स नेचर्स है। अगर ये जो लाइट है, आप जहाँ बैठे हुए जो लाइट है, ये जो लाइट निकल रहा है, इसका दो फॉर्म है, दो नेचर्स है। एक क्या है, जहाँ अगर मान लो कि यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आप है, तो आपके पास लाइट एक कंटिन्यूअसली आ रहा है, कंटिन्यूअसली लाइट आपके पास जा रहा है। तो ये जो लाइट है ना, लाइट का ये जो कंटिन्यूअसली लाइट आपके पास जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द वेव नेचर ऑफ लाइट। कंटिन्यूअसली लाइट आपके पास जा रहा है। और एक दूसरा जो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या है, लाइट ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी जा रहा है, लाइट्स जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फॉर्म हुआ इट इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर्स। ये जो लाइट है, लाइट का दो तरह का नेचर्स होता है, वेव नेचर्स और पार्टिकल्स नेचर। तो ये जो प्लैंक्स है ना, प्लैंक्स पार्टिकल्स नेचर की बात कर रहे हैं। लाइट डिस्क्रीट मैनर में ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्मॉल पैकेट्स फॉर्म, इट डू नॉट इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली टू द रिसीवर। तो इसको बना लीजिए, ये वेव नेचर है और ये क्या है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल सर, नेचर, लाइट हाँ बोलो। लाइट का भी वो दो नेचर से ही जाता है। देखो लाइट का दो नेचर्स है, जैसे आगे बहुत सारा थ्योरीज पढ़ना है, डिफ्रैक्शंस, इंटरफेरेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट जो है ना, लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज का जो एक्सप्लेनेशन होता है, हम उसको वेव नेचर से देते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, हम उसके पार्टिकल्स नेचर से देते हैं। अगर ओनली लाइट को हम वेव नेचर मान लें, तो बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर लाइट को ओनली पार्टिकल्स नेचर मान ले, तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऐसा होगा जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइट हैज बोथ ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल्स नेचर। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ। चलो, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या कहना चाहते हैं, लाइट कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं छोड़ता है, ये एनर्जी डिस्क्रीट मैनर में छोड़ता है। चलो, इसको बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं आप, लिखिए, these particles of energy, these particles of energy are called
quanta. These particles of energy are called quanta. These particles of energy are called quanta. Full stop. In case of light energy, in case of light energy, in case known in, as photon. हाँ क्वांट हाँ फोटॉन बोलते हैं, वही लिखा था. इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी कॉमा द क्वांटा आर नोन एज फोटॉन्स. द क्वांटास आर नोन एज फोटॉन्स. क्वांटास आर नोन एज क्या? फोटॉन. क्वांटास आर नोन एज फोटॉन्स. उसके बाद अगला पॉइंट लिख ले. Energy of each photon, energy of each photon, energy of each photon, energy of each photon, of each photon, स्लैश दे देना, वहां पर क्वांटा भी कर देना. एनर्जी ऑफ ईच फोटोन प्लस क्वांटा इज इक्वल टू एच न्यू. ये जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटास बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं. और एक फोटोन का एनर्जी किसके इक्वल होता है? एच न्यू के इक्वल होता है. तो ये ध्यान रखना आप पे, क्या E इज इक्वल टू एच न्यू. जहां पर वेयर E इज व्हाट? एनर्जी ऑफ वन फोटोन. एक फोटोन एक क्वांटा का एनर्जी है. न्यू क्या है? अरे Planck constant. हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट. The new frequency है H Planck constant. हाँ, H इज द प्लैंक कांस्टेंट. ये क्या बोला था? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और H इज द प्लैंक कांस्टेंट. कांस्टेंट इसका वैल्यू ध्यान रखना कितना होता है बताओ? 6 पॉइंट है ना, 6.67. हाँ 6.62, 6.6 रखता हूँ इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड. प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है. देखो हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू
और ये जो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं लिख सकता हूँ c अपॉन वेवलेंथ। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन वेवलेंथ, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो हम जानते हैं h भी एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों का अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक वैल्यू क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 12,400 अपॉन, ये ध्यान रखना ये जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ आप एंगस्ट्रॉन में रखोगे। अगर आप वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में रखोगे तो क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चंस बनाने में ये मदद करेगा। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में रखोगे तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब यहां ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में बदलना चाहते हैं तो कोई बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच जूल? 1.602 into 10 to the power minus 19. हाँ 10⁻⁻19 जूल, ये ध्यान रखना। 1 अर्ग इज हाउ मच जूल? ये अर्ग भी एनर्जी का ही यूनिट है। 10 to How the much power joule? 7 10⁻⁻7 ना, -7 हाँ। हाँ जूल, ये दोनों भी ध्यान रखना। तो सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना लिखा हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 अर्ग ERG अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा अगर किसी वेव का, हम ये जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू या एफ सी अपॉन वेवलेंथ। अगर किसी लाइट का, अगर किसी वेव का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और या कहें जितना कम वेवलेंथ होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी ऑफ वेव होगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर हम वेवलेंथ घटाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ वेव बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटाने पर भी एनर्जी बढ़ता है। अगर किसी दो वेव का एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हैं, E1 अपॉन E2 निकाल रहे हैं, तो क्या लिख सकता हूं? अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, अपॉन μ1 अपॉन μ2। ये दोनों का क्या है, h μ1 अपॉन h μ2। h तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिखूंगा, λ2 by λ1. लंबा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस बनाने में ये भी मदद करेगा। अगर आपको एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स निकालना है, फोटॉन्स निकालना है, NH एक- E equal to NH हाँ एक फोटोन का एनर्जी h न्यू के इक्वल होता है, तो n फोटोन का एनर्जी NH न्यू, या हम लोग बोल सकते हैं NSC अपॉन वेवलेंथ। तो ये भी बातें ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चंस करते हैं पहले।
लिखिए टू रेडिएशन TWO two radiations emit sorry two radiation है two radio station रेडिएशन का दो two radio station emit radiation two radio station emit radiation of wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom respectively. Compare their energies. मतलब इन दोनों का एनर्जी का रेशियो बताइए। 2:1. हाँ, E1 अपॉन E2 का वैल्यू बताइए। दैट विल बी 2:1। यही वाला जो अभी बताएं तुरंत यूज हो जाएगा। E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अपॉन वेवलेंथ ऑफ 2 अपॉन वेवलेंथ ऑफ 1, दैट इज 6000 अपॉन 3000। ये क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। चलो, ये तो छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए बल्ब emit light of wavelength 300 nanometer, full stop. If the energy emitted by the bulb is 320 joule, calculate the number of photon emitted by the bulb. Calculate the number of photon emitted by this bulb. Calculate the number of photon emitted by the bulb. Try कीजिए। फोर 4.8 into 10⁻20। चलो देखो कैसे अप्रोच करना है, जिनसे नहीं बना देख लीजिए।
ऐसा है कि एक एट बल्ब है, एट सर। देख लो आंसर मिला लेना, ठीक। एक बल्ब है, ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है ये बता दिया है कि दैट इज 300 नैनोमीटर का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एमिट करता है। ये भी बता दिया ये टोटल कितना एनर्जी एमिट करता है, 320 जूल एनर्जी एमिट करता है। तो बताओ ये बल्ब कितना फोटोन एमिट करता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करना है, हम जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ एन फोटोन इज इक्वल टू एन एफ सी अपॉन वेवलेंथ होता है। तो ई कितना है, कितना जूल दिया गया है क्वेश्चंस में, 320 जूल दिया गया है। एन यही निकालना है आपको। ये जो एस सी अपॉन वेवलेंथ का वैल्यू हम रख सकते हैं, बताया था शॉर्ट में, दैट इज 12400 अपॉन, यहाँ पर वेवलेंथ जो रखना है एंगस्ट्रॉन में रखना है। क्या एंगस्ट्रॉन में वेवलेंथ है आपका, नहीं सर, नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर 10 को से गुणा कर एंगस्ट्रॉन 10 से गुना 3000। कर देंगे, हाँ तो 3000 3000 हो जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी जूल में है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलेंगे, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये तब ये जाकर जूल में बदलेगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये 2 0, ये कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स अगर हो गया 12 और 1.1, ये 41.3 कुछ आ जाएगा इससे। इसको और n का वैल्यू निकालना है, तो इधर 3200 अपॉन 41.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका n का वैल्यू आएगा। ऐसा ही अप्रोक्स कैलकुलेशंस कर सकते हो, अप्रोक्स आंसर मैं बता सकता हूँ। क्या करता हूँ ना, n का वैल्यू निकालने के लिए, ये 3200 है, इसको 40 मान लेता हूँ अप्रोक्स। इसी के आसपास अगर आपके ऑप्शंस के आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो आप ये लगा सकते हो, और इसको 1.5 मान लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 10⁻19, एक जीरो और ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 15 और 16 16 टाइम्स, फिर और कुछ कैंसल्स होगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये 5 टाइम्स 15 और 1 5.3 के आसपास होगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 19 इंटू 5.3 नहीं सर, वो तो 10 के पावर में है 90। हाँ ये पावर में ना, सॉरी, तो ये कैसे होगा, तो यही n इज इक्वल टू कितना जाएगा 5.3 इंटू 10⁻20 के आसपास आ जाएगा, यही आंसर लगभग होगा, इसी के हाँ। आसपास आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन किया है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो a certain dice, a certain लिखिए, a certain dice
absorb light of absorb light absorb light at absorb light at absorb light at 4,000 angstrom 4,000 angstrom and fluorescence 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 and fluorescence and fluorescence and fluorescence at 5,000 angstrom 5,000 angstrom. Full stop. Full stop. If 47% of the absorbed light 47% of the absorbed light if 47% of the absorbed light is re-emitted comma, then calculate the ratio of number of photon emitted to absorb number of photon emitted to absorb. सर थोड़ा हिंट देंगे? हाँ हिंट दे रहा हूँ. ये डाइज है एब्जॉर्ब करता है और फ्लोरेसेंस एट E47 हाँ देखो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है. एक सर्टेन डाइज है, ये कोई ऐसा इक्विपमेंट है समझ लो बल्ब टाइप का है. ये सर्टेन डाइज एब्जॉर्ब करता है. ये कोई मान लो कि कोई सब्सटेंस है, इसी को हम बोल रहे हैं डाइज. क्या बोल रहा है? इट एब्जॉर्ब लाइट. ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कितना? 400, जिसका वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम है. ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है. ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना उसका वेवलेंथ दिया हुआ है. और ये बोल रहा है कि फ्लोरेसेंस मतलब ग्लो करता है, चमकता है. फ्लोरेसेंस एट 5,000 एंगस्ट्रॉम ऐसा बोला गया है. और ये बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है 47% ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट इज री-इमिटेड. ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये एब्जॉर्ब कर रहा है. ये क्या कर रहा है? ये हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब कर रहा है. और ये क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है. फिर तो समझो, फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो. ये एक मान लो कि है डाइज है, तो ये क्या कर रहा है? लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है. वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना उसका वेवलेंथ दिया हुआ है. ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 4,000 एंगस्ट्रॉम. और ये एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है? फ्लोरेसेंस कर रहा है, चमक रहा है. और वो जो चमक रहा है ना उसका वेवलेंथ दिया गया है. ये जो इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 5,000 एंगस्ट्रॉम. ये बोला जा रहा है कि 47% ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना उसका 47% ये क्या कर रहा है? री इमिट कर दे रहा है, ये छोड़ दे रहा है. मतलब क्या बोलना चाह रहा है ना, ये जो एनर्जी जो इमिट हो रहा है ना, ये जो एनर्जी जो इमिट हो रहा है दैट वन इज 47% ऑफ ई एब्जॉर्ब. ये बोलना चाह रहा है. ये समझ रहे हो? बताओ.
ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है ना, दैट इज 47% ऑफ जो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी से आपको क्या कितना एनर्जी एमिट कर रहा है अपन एब्जॉर्ब कर रहा है उसका रेशियो बताना है। ये फोटॉन्स का रेशियो बताना है। अब क्वेश्चन समझ में आया या नहीं बताओ? सर हाँ बोलो बोलो। सर वो जो फ्लोरोसेंस है और इमिट में है वो दोनों सेम है? हाँ, फ्लोरोसेंस और इमिट एक ही चीज है। ये फ्लोरोसेंस मतलब ग्लो करेगा, ग्लो करना मतलब इमिट करना कुछ चीज, लाइट इमिट करेगा तभी तो ग्लो करेगा। तो अब क्या करो ना, इसको भी हम क्या क्या हम कर लेंगे, E इज इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, N इमिट मतलब कितना फोटोन इमिट करेगा इंटू SC अपॉन वेवलेंथ इमिट वाला, दैट इज इक्वल टू N एब्जॉर्ब SC अपॉन वेवलेंथ एब्जॉर्ब वाला। कैलकुलेट करके बताओ, एमिट अपॉन एब्जॉर्ब का रेशियो बताओ। इसको इधर लेकर चले आओ, SC अपॉन SC तो कैंसल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज छूट गया ना, यहाँ पर ये 0.47 कहाँ चला गया, 0.47 भी तो रहेगा। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि जितना एब्जॉर्ब कर रहा है 100% इमिट कर रहा है, ओनली 47% आर री एमिटेड। बन गया? हाँ सर। समझ में आ गया ना, ये दिक्कत की नहीं कोई फिर से? नहीं सर, समझ आ गए। जिनसे नहीं बना देख लीजिए, ये SC अपन तो कैंसल हो जाएगा। तो N, हाँ क्या, ये E एमिट कितना था, 5000 अपॉन 4000, तो ये कितना आ जाएगा 0.47 इंटू 5/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना फोटॉन्स इमिट टू एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखो पावर, ये पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है बताओ? वाट।
पावर इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, बिल्कुल वाट होता है इसका यूनिट, एनर्जी पर यूनिट टाइम। हाँ, कौन कौन है, कौन इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे यार कौन है? तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो क्या एनर्जी हम जानते हैं, टोटल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, NFP अपॉन वेवलेंथ, और ये टाइम है। यहाँ पर ध्यान रखना है N अपॉन टी जो यहाँ पर है ना, N अपॉन टी को क्या बोलते हैं, दैट इज द रेट ऑफ, जो भी डिसोसिएशंस, लिख लीजिए N अपॉन टी इज द रेट ऑफ इमिशंस, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पावर इज इक्वल टू, फाइनली जो फॉर्मूला है दैट इज N अपॉन टी SC अपॉन वेवलेंथ, जहां पर आप लिख लीजिएगा वेयर N अपॉन टी इज रेट ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, रेट ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, a bulb a bulb a bulb rated a bulb rated a bulb rated 100 watt 100 watt a bulb rated 100 watt emit radiation of wavelength, emit radiation of wavelength 200 nanometer, emit radiation of wavelength 200 nanometer. If the light from the bulb, if the light from the bulb, if the light from the bulb is incident on a surface, incident on a surface, if light from the bulb is, If the light of the If the light from the bulb is incident on a surface, if the light from the bulb is incident on a surface which absorb the light with 80% efficiency, 80% efficiency, full stop. Calculate the rate of absorption of photon, calculate the rate of absorption of photon, calculate the rate of absorption of photon by the surface, calculate the rate of absorption of photon by the surface. ट्राई कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक बल्ब है जिसके ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है, और वो जो वेवलेंथ इमिट करता है दैट इज 200 नैनोमीटर्स, और जब वो सरफेस पर पहुंचता है तो ओनली 80%, 80%, ओनली 80% एफिशिएंट है। मतलब अगर वहां से 100 वाट छूट रहा है तो सरफेस पर ओनली 80 वाट आ रहा है। तो बताना है आपको क्या, कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय द सरफेस। ट्राई कीजिए।
So 10 to the power 22 by 124. 10 to the power 22। ऐसा ही कुछ है, आंसर तो निकाला हुआ नहीं है। देखो सही किए कि नहीं, एक बार इक्वेशन बन गया तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने सही किया है नहीं। देखो क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या लैंग्वेज बोला जा रहा है इसमें। एक बल्ब है, इस बल्ब के ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है। 16.1 होगा सर, 16.1। चलो 100 वाट लिखा हुआ है, और ये जो बल्ब जो वेवलेंथ इमिट करता है ना, दैट इज 200 नैनोमीटर, आई थिंक सर, या एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर था ना। हाँ सर। हाँ चलो, अब ये क्या कर रहा है ना, ये लाइट एमिट कर रहा है और कहाँ पूछ रहा है, सरफेस पर पहुंच रहा है, अर्थ सरफेस पर पहुंच रहा है। तो बोल रहा है क्या 80% एफिशिएंसी, मतलब अगर यहाँ पर 100 वाट छोड़ा गया तो इस सरफेस पर ओनली 80 वाट पहुंच रहा है। कुछ जो 20 वाट है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो गया, तो ओनली 80 वाट पहुंच रहा है। तो हम क्या सीखा आपने, पावर इज इक्वल टू N अपॉन T, यही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द सरफेस अपॉन टाइम, यही निकालना है, N अपॉन T निकालना है, दैट इज SC अपॉन वेवलेंथ। ये कितना वाट है, ओनली 80 वाट, यही 80 वाट सरफेस पर पहुंच रहा है, दैट इज इक्वल टू N अपॉन T। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर रख देते हैं 12400 अपॉन, इसको ये नैनोमीटर्स में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एंगस्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या करो, जूल में बदलो, तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। अब ये NYT का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 6 और 2, ठीक, NYT तो 800 अपॉन, 13 के आसपास आएगा सर। हाँ रुक जा, ये 6 और 2 62, और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये n का वैल्यू है ऐसा। कैलकुलेशन करना, इसको 1.5 मान लीजिए। हाँ कितना है आंसर बताओ, 10/18 10 to the क्या, power 22। हाँ नहीं 10 सर, to 10 to the the power 22। power 22 और हाँ, by 124, by 124। by 124, हाँ, यही ऐसा सर ही आ आ रहा रहा है है। सबका। चलो अगर ऐसा आ रहा है तो यही सही होगा। अब ये तो कैलकुलेशंस है, ऐसे देखो अगर सही है या नहीं, सर इसको वो 1.5 N/T। मान लो। हाँ NYT है, ये NYT, बिल्कुल बिल्कुल NYT है, यही पूछा है क्वेश्चन, ये NYT है। सर वो हाँ बोलो बोलो। सर 1.6 तो 80 से 5, 1.6 तो 80 से 5 हाँ टाइम ये में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कहना सही है। हाँ 16 ये 500 हो जाएगा, 500, और ये भी हाँ ये कितना हो जाएगा, 19 20 21, और ये 5 अपॉन, आपने सर, हाँ आपने सर 2 से डिवाइड कर दिया, इसलिए आपका 5 आ रहा है। मैंने वो 2 नहीं डिवाइड किया। अच्छा चलो कोई भी आंसर आएगा तो ऐसा फॉर्म में आ रहा है ना आपको, 10⁻22 ऑर्डर का तरीका यही है। अब ये आगे देखो, उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन इसको क्या कहते हैं, फोटो डिसोसिएशन, फोटो डिसोसिएशन।
फोटो डिसोसिएशन मतलब क्या, लाइट के हेल्प से अगर किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, दैट इज कॉल्ड फोटो डिसोसिएशन। तो इसको लिख लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड, लिख लीजिएगा ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी, यूजिंग लाइट एनर्जी, ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। क्या मैं बोलना चाहता हूं, जैसे देखो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन पर अगर इसका बॉन्ड तोड़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइट एनर्जी, यहाँ पर लाइट एनर्जी आएगा, ये लाइट एनर्जी आ रहा है और ये क्या कर रहा है, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, 2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना एनर्जी सप्लाई किए, कितना एनर्जी सप्लाई किए, तो ये लिख लीजिए दैट इज, ये जो अगर मान लो इस बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू NSC अपॉन वेवलेंथ। यहाँ पे सर n का वैल्यू वो सर प्रोटॉन ही ना होगा सर, इसका मतलब। हाँ, n इज अ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। अगर ऐसा नहीं है ना कि इस पर क्या एक फोटोन लाइट गिराएंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। जितना 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 मतलब कितना टोटल एनर्जी आपने कितना सप्लाई किया, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, देखो जैसे ये समझो, ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का बॉन्ड है, इसको हमको तोड़ना है, इसको हम लोग तोड़ना है तो क्या कर रहे हैं, हम लाइट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी लाइट एनर्जी कितना सप्लाई कर रहे हैं, NSC अपॉन वेवलेंथ के इक्वल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या, इसका कुछ अपना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, हर एक बॉन्ड का अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है ना। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी चाहिए, लेट इट बी, तो वो 10, ये बॉन्ड कब टूटेगा, जब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ये लाइट से जो एनर्जी मिल रहा है दोनों इक्वल होगा, तभी ये बॉन्ड टूटेगा। समझ रहा है बात को? हाँ सर। हाँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू जो लाइट एनर्जी आपने सप्लाई किया है, इक्वल होगा तभी बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्ब्डा। इसे क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर। भागेगा तो लाइट एमिटिंग होगा। क्या क्या ये लाइट एमिट होगा, ये जो लाइट एमिट होगा ना, अगर इसके ऊपर गिरेगा ना तो ये बॉन्ड टूटेगा। मतलब इस बॉन्ड को कैसे तोड़ रहे हैं, लाइट एनर्जी यूज करके, इसलिए इसका नाम ही है फोटो। फोटो मतलब लाइट, फोटो के हेल्प से इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फोटो डिसोसिएशन। सर ऐसे सब सब कंपाउंड के बॉन्ड को ही तोड़ सकते हैं। हाँ, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट वही है कि उसमें ज्यादा सनलाइट किसी बॉन्ड में लगेगा। समझ रहे हो, किसी बॉन्ड को तोड़ने में, अब जैसे जैसे हम अगर ये जानते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब में से अगर पूछ दूं सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका है, तो पता है आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका है? फ्लोरीन का। क्लोरीन का। क्लोरीन 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 का, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, होना चाहिए फ्लोरीन का, बट फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, कोई बताएगा रीजन? उसका इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्सन करता है। इलेक्ट्रॉन उसमें उसमें फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होता है, इसलिए उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाता है। सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है। क्लोरीन तो का है। हाँ, तो क्लोरीन के जैसे क्लोरीन के केस में मान लो कि 10 जूल लगा, तो फ्लोरीन के केस में भी हो सकता है 8 जूल लगे। तो वो जो 8 जूल किससे मिलना चाहिए? लाइट एनर्जी से मिलेगा तभी तो टूटेगा, वो नहीं मिलेगा नहीं टूटेगा। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहा है या नहीं? हाँ सर। चलो, तो क्वेश्चन अगले क्लास में दिखाऊंगा, आज इतना ही छोड़ दो। इसको क्वेश्चन दिखाने के बाद आगे हम मूव कर जाएंगे, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मूव कर जाएंगे। मीन्स अब न्यूमेरिकल पार्ट आपका शुरू हो गया। हाँ बोलो। सर इतना माने एक कंपाउंड तो इतना हो सकता है जिसमें सनलाइट से तोड़ नहीं सकता। हाँ हो सकता है, जैसे अगर सनलाइट इफेक्टिव नहीं होगा तो देखो, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना बच्चे, ये हम इसका न्यूमेरिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं। कौन बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा ये आगे देखेंगे। समझ रहा है? हाँ सर। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल अप्रोच देख रहे हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच। यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि कौन ये फ्लोरीन टूटेगा नहीं, कि क्लोरीन टूटेगा, कि आयोडीन नहीं टूटेगा, कि HCl नहीं टूटेगा। हम ये ओनली अभी यहाँ पर जानते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को इसको इक्वल करेंगे, इक्वल एनर्जी होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। समझ गया बात को? तो हाँ सर। क्या मतलब, जैसे कोई टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है उसमें ही मतलब अगर उसके अंदर दिमाग लगाओगे तो और अच्छा बात है। समझ रहा बात को ना? हाँ सर। चलो, तो हम ये एक क्वेश्चंस करवाते, अगले क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको आप घर पे एक बार NCERT रीडिंग करके आइएगा, ताकि आपको समझने में आप जल्दी जल्दी चीजें को समझते जाएं। उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा ग्राफ है, उसको भी देखेंगे हम अगले क्लास में, और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।